प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले वीडियो में हमने समानता के मूल अधिकार की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आधार है लोकतंत्र का, और बिना स्वतंत्रता के अधिकार के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास भी नहीं कर सकता और एक गरिमापूर्ण जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके द्वारा हमें अनेक ऐसी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 द्वारा हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और पहली है विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अर्थात विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में ये वह अधिकार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तानाशाही शासन में हम इस अधिकार की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु लोकतंत्र का प्राण है विचारों को प्रकट करने की आज़ादी, और ये हमें अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई है। हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। लेकिन विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे की मानहानि कर सकते हैं या दूसरे के बारे में अनर्गल विचार प्रकट कर सकते हैं। तार्किक और मर्यादित स्वतंत्रता है ये, जिसके अंतर्गत हम सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, अपने विचारों को लिखकर बोलकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हमें अनेक और भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जैसे कि देश के किसी भी भाग में आने जाने, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसी भी संगठन या संस्था की स्थापना की स्वतंत्रता। जब तक अनुच्छेद 370 लागू था तब तक जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपवाद थे, लेकिन जैसा कि अब आप जानते हैं कि वर्तमान मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है और अब जम्मू और कश्मीर की स्थिति भी पहले जैसी नहीं रह गई है और उसका विशेष दर्जा काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है। तो अनुच्छेद 19 में हमें इतनी सारी स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। साथ ही एक और स्वतंत्रता भी है, और वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। परंतु कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी स्पेसिफिक डिग्री की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यवसायों को करने के लिए तो हमें वो डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन अन्य व्यवसायों के लिए जिनके लिए किसी डिग्री या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, वो सभी को करने की पूरी आज़ादी है। तो अनुच्छेद 19 द्वारा ये सभी स्वतंत्रताएं जो हमें प्रदान की गई हैं भारत का नागरिक होने के नाते, वो हमें एक बहुत ही डिग्निफाइड जीवन जीने के लिए सहायक होती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि समाचार पत्रों और हर व्यक्ति को प्रदान की गई अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता बहुत अहम है, जो चीन जैसे साम्यवादी देश में प्राप्त नहीं है, किसी भी तानाशाही देश में प्राप्त नहीं होती, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में ही प्राप्त हो सकती है ये स्वतंत्रता, और हमें मूल अधिकार के रूप में ये प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के बाद जो अगला अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 20, वह हमें प्रदान करता है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसका क्या अर्थ है? अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अगर उसने एक बार चोरी की है तो चोरी का जो भी दंड उसे मिलेगा एक बार ही मिलेगा। उसी अपराध के लिए दोबारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो पुनः कोई अपराध करता है तो उसे पुनः दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई कार्य अपराध की श्रेणी में जिस दिन से कानून के हिसाब से आया है उसी दिन से उसे अपराध मानकर दंडित किया जा सकता है। बैक डेट में किए हुए किसी कार्य को जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं था, हम किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
कि 1 जनवरी 2002 से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2002 के बाद जो सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करेंगे उन्हें ही दंडित किया जाएगा। उससे पूर्व जो कर चुके हैं कानून बनने से पहले, उन्हें इस कानून के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 में ही यह भी आता है कि हर व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार है। किसी को भी उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 21 आता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी को भी उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अर्थात ना तो सरकार, ना ही कोई अन्य व्यक्ति, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो दूसरे का जीवन ले सके। यहाँ तक कि व्यक्ति को स्वयं अपना जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही अगर किसी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। जैसा आपने थोड़े समय पहले पढ़ा होगा, अखबारों में, टीवी पर देखा होगा कि निर्भया कांड के आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वो एक अपवाद की स्थिति है और वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पश्चात किया गया। उसके बिना किसी को उसके जीवन से वंचित नहीं किया सकता है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत अन्य अनेक अधिकार जैसे आवास का अधिकार और अन्य कई अधिकार भी सम्मिलित स्वतः ही हो जाते हैं। तो जीवन का अधिकार जो है वो एक ऐसा अधिकार है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि जब आपात स्थिति होगी और आपात स्थिति में अन्य सभी अधिकार स्थगित हो जाएंगे, उस समय भी जो जीवन का अधिकार है वो स्थगित नहीं होगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि संकट काल के समय भी, अर्थात जब राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के अंदर संकट काल की घोषणा करते हैं, उस समय हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हमारे मौलिक अधिकार आपात स्थिति लागू रहने तक स्थगित हो जाते हैं। परंतु 44वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि अनुच्छेद 21 को संकट काल में भी स्थगित नहीं किया जाएगा। अर्थात ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि संकट काल में भी अगर हमारे इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में इस अधिकार की रक्षा के लिए जा सकते हैं। इसके उपरांत आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण से संबंधित है। अर्थात किसी व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो उसमें भी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और इस संबंध में भी हमारा संविधान स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार द्वारा हमें कुछ सुरक्षाएं और अधिकार प्रदान करता है। जिससे पहला यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए और बिना वारंट के बंदी नहीं बनाया जा सकता है। ये नहीं कि पुलिस किसी के भी घर चली गई और उसे बंदी बना लिया, नहीं, उसे कारण बताना पड़ेगा और वारंट दिखाना पड़ेगा, तभी वो किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती है। उसके बाद दूसरी बात जो इस अनुच्छेद 22 में लिखी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ज़रूरी है, ताकि न्यायपालिका उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके, औचित्य पर विचार कर सके। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और अनिश्चित काल तक उसे पुलिस रिमांड पर रख ले, नहीं, 24 घंटे के अंदर बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और तीसरी बात जो इस अधिकार के अंतर्गत है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाएगा, न्यायालय में अपना वकील प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, और जब तक कोई व्यक्ति दोषी प्रमाणित नहीं हो जाता है न्यायालय द्वारा, तब तक उसे निर्दोष ही माना जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं और व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध आलोचना करने का अधिकार भी दिया गया है। बंदीकरण की अवस्था में भी कुछ संरक्षण दिए गए हैं।
अपराध की दोष सिद्धि में भी संरक्षण दिए गए हैं और जीवन का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरह से समानता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता का अधिकार भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार भी असीमित नहीं है, उस पर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि हमें विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, पर किसी की मानहानि करने या किसी को गाली देने या किसी के विरुद्ध अभद्र बात करने की स्वतंत्रता नहीं है। और हम सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। लेकिन ये सब कार्य हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर सकते हैं। हम हिंसक तरीकों से सभा नहीं कर सकते या जुलूस नहीं निकाल सकते, वो उसके ऊपर प्रतिबंध है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जहाँ एक ओर उसकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर ये भी व्यवस्था की गई है कि उसके ऊपर कुछ उचित सीमाएं भी लगाई गई हैं। कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, उसके ऊपर युक्तियुक्त मतलब उचित सीमाएं लगाई गई हैं ताकि उस अधिकार का दुरुपयोग भी ना हो सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, तो उसको भी ध्यान में रखकर ये कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने भारतीय नागरिकों को प्राप्त दूसरे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम दो मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। एक तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।